नमस्कार, मैं हूं आपके साथ यशी शुक्ला। स्वागत है आपका हमारी खास पेशकश स्पेशल रिपोर्ट में। और आज हम सबसे पहले बात करेंगे, देश में उत्तर से दक्षिण तक जल प्रलय देखने को मिल रही है। बारिश और बाढ़ से यूपी लेकर असम तक प्रभावित है। वहीं आपको दिखाएंगे दिल्ली कोटला मुबारकपुर के सीवेज के ओवरफ्लो से परेशान लोगों का दर्द और आने वाले बजट से पंजाब और जम्मू कश्मीर के लोगों को क्या उम्मीदें हैं। तो चलिए चलते हैं खबरों के विस्तार में। देश में बाढ़ और बारिश से बुरा हाल है। कई हिस्सों में मानसून कहर बनकर टूट रहा है। मैदान में तो कुदरत का कहर दिख ही रहा है, पहाड़ी इलाके भी इससे छूते नहीं हैं। जुलाई में ऐसी बारिश आई है जो जमकर तबाही मचा रही है। यूपी में सैलाब कहर बरपा रहा है, तो मध्य प्रदेश, गुजरात, राजस्थान और महाराष्ट्र के भी कई इलाकों में आसमान से बरसे पानी ने परेशानी बढ़ा रखी है। असम में तो हाल बेहद खराब है। असम में बाढ़ से लोग त्राहिमाम करते नजर आ रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। उत्तर से दक्षिण तक बाढ़ से मचा हाहाकार। बाढ़ में समाये घर, मकान, खेत और खलियान। पानी के विनाश लीला, जिंदगी हलकान। बारिश और बाढ़, गांव शहर में हाहाकार। मानसून अपने शबाब पर है, तो उत्तर से लेकर दक्षिण तक बारिश से आई बाढ़ से हाहाकार मचा हुआ है। यूपी से लेकर असम तक बाढ़ की विनाश लीला देखने को मिल रही है। असम में आई भीषण बाढ़ की ये तस्वीरें हर किसी को डराने वाली है। असम में बाढ़ की हालत बेहद गंभीर बनी हुई है। ब्रह्मपुत्र सहित राज्य की 3 प्रमुख नदियां खतरे के निशान से ऊपर बह रही हैं। बाढ़ प्रभावित दरांग जिले में लोगों का आरोप है कि वो बेहद संघर्ष भरी जिंदगी जी रहे हैं और राज्य सरकार से भी उन्हें पर्याप्त राहत सामान भी नहीं मिल रहा है। सरकार का आदमी अभी तक हमारा मतलब यहाँ पर अभी तक नहीं आया। प्रशासन का आदमी भी अभी तक यहाँ नहीं पहुँचा है। रिलीफ वगैरह मिला था थोड़ा एक बार, वो भी मतलब सरकार की तरफ से, हाँ सरकार की तरफ से था, एक बार आया था, चावल दाल दिया है। गाय बकरी के लिए दिया था थोड़ा हल्का सारा। उससे क्या होता है, दिया है 2-3 किलो, 2-3 दिन भी नहीं जाता है। बहुत ज्यादा फ्लड हो रही है, इसलिए बहुत बुरा लग रहा है। बहुत पानी आ रही है, इसलिए लोगों को भरोसा है कि प्रशासन उन्हें बाढ़ संकट से निपटने में मदद करेगा और पर्याप्त राहत सामान भी देगा। असम आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी कि ASDMA की आधिकारिक रिपोर्ट के मुताबिक राज्य में 186 बाढ़ राहत शिविर बनाए गए हैं, जिसमें 39,203 लोगों ने शरण ली है, जबकि 130 राहत वितरण केंद्रों पर 2,56,448 लोगों को भोजन दिया जा रहा है। वही बात यूपी की करें तो यूपी शाहजहांपुर के ग्रामीण इलाकों में बाढ़ से त्राहिमाम मचा हुआ है। बाढ़ अपने आगोश में सब कुछ ले चुकी है। जिंदगी बेजार बाढ़ के पानी के उतरने का इंतजार कर रही है, लेकिन बेदर्द मौसम रहम देने के लिए तैयार नहीं है। लोगों को निकलना मुश्किल, घरों में पानी भर गया है। करीब 1 मंजिल तो यहाँ पे पूरा मकान जो है पूरा डूब चुका था। आज हल्का सा कुछ पानी कम हुआ है और पशुओं को, सबसे ज़्यादा पशुओं को भी दिक्कत हो रही है कि कहाँ बांधें। घरों में खाने के लिए व्यवस्था नहीं हो पा रही है। पानी की काफ़ी किल्लत हो रही है। लोग बेचारे घर छोड़ के ऑन रोड पे आ गए हैं। परसों दोपहर में हम लोगों ने सुबह जब दुकान खोली तो कोई भी पोजीशन पानी की नहीं थी। हम लोग बिल्कुल अनजान थे, बिल्कुल नहीं जानते थे कि ऐसा होने वाला है। जब तक हम लोग अपनी दुकान सेट करके मंडी से हम लोगों का माल आया और हम लोग वहाँ पे सेट किया, तो इतनी देर में ये महसूस हुआ कि जैसे कि अजीजगंज में पानी बढ़ रहा है, लेकिन हम लोग तैयारी नहीं कर पाए। उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में हुई बारिश की वजह से बाढ़ जैसे हालात पैदा हो गए हैं। लगातार बारिश की वजह से कई इलाकों में पानी भर गया है। मजबूरन लोगों को अपना घर छोड़कर सुरक्षित इलाकों की तरफ पलायन करना पड़ रहा है। बाढ़ ने खेतों को भी काफी नुकसान पहुंचाया है। इसके अलावा बारिश की वजह से पशुओं के लिए भी चारे का संकट भी पैदा हो गया है, जिससे किसान बेहद परेशान हैं। इस मुश्किल वक्त पर एक दूसरे की मदद के लिए लोग भी सामने आ रहे हैं। सरकारी आंकड़ों के मुताबिक उत्तर प्रदेश के 18 जिलों के 732 गांव बाढ़ से प्रभावित हैं। इन जगहों पर नदियां उफान पर हैं। शाहजहांपुर जैसे हालात हरदोई में देखने को मिल रहे हैं।
बाढ़ का कहर कुछ ऐसा है कि गांव के लोगों को नाव से दुल्हन की विदाई करानी पड़ रही है, जिसकी तस्वीरें भी जमकर सोशल मीडिया पर वायरल हो रही हैं। उत्तर प्रदेश के हरदोई में इन दिनों बाढ़ का कहर देखने को मिल रहा है। हालात इस कदर खराब हैं कि जिले के कालागाड़ा गांव में आई बारात को नाव से आना पड़ा। इतना ही नहीं, जब विदाई की बारी आई तो दुल्हन को भी नाव से विदा करा के ले जाना पड़ा। लगातार और भारी बारिश से उत्तर प्रदेश में 18 लाख से ज्यादा लोग प्रभावित हैं। नदियां भी उफान पर हैं, जिससे कई इलाके तो पूरी तरह से डूबे डूबे नजर आ रहे हैं। जुलाई का महीना अधिया चुका है और अगस्त की बारिश होनी अभी बाकी है। शुरुआती मानसून ने हालत खराब कर रखी है, तो ऐसे में बारिश का कहर अभी कितना बरसेगा ये देखने वाली बात होगी। स्पेशल डेस्क के न्यूज़ इंडिया। देश में एक और जहां बाढ़ का सितम है, तो वहीं देश की राजधानी दिल्ली के कोटला मुबारकपुर में लोग सीवेज के ओवरफ्लो से परेशान हैं। सीवर का पानी भरने की वजह से बच्चे निकल नहीं पा रहे हैं। स्कूल जाने में भी हालत खराब हो रही है। बुजुर्ग चलते फिरते गिरने से चोट खा रहे हैं, लेकिन सुनवाई करने वाला कोई नहीं है। लोगों को आश्वासन के अलावा कुछ नहीं मिल पा रहा है। बारिश कोड में खाज का काम कर सकती है, जिससे लोग सहमे हुए हैं। देखिए रिपोर्ट। नई दिल्ली की आवासीय कॉलोनी बाजार कोटला मुबारकपुर में सीवेज के ओवरफ्लो की समस्या गंभीर होती जा रही है और सड़कों पर सीवेज का गंदा पानी लगातार बह रहा है। कोटला मुबारकपुर के रहने वाले लोगों का कहना है, अगर हालात ऐसे ही रहे तो कोई भी गंदे पानी से भरी सड़कों पर बने सीवेज में गिर सकता है। सारा का सारा इसी तरीके से ब्लॉक है। पानी की वजह से, सीवर का पानी भरने की वजह से बच्चे निकल नहीं पाते, स्कूल जा नहीं पाते, बुजुर्ग चलते हुए गिर जा रहे हैं। तो बड़ी समस्या का कोई सुनवाई नहीं हो रही है। जहां भी चले जाओ आश्वासन दिया जाता है, लेकिन सुनवाई नहीं होती, कार्य नहीं होता। निगम पार्षद हैं, वो कहते हैं ये मेरा काम नहीं है। एमएलए साहब हैं, वो कहते हैं ठीक है काम हो रहा है, काम चल रहा है, काम हो रहा है, काम चल रहा है। मना कोई नहीं करता, आश्वासन सब देते हैं। कम से कम इसको महीना होने जा रहा है। हम वो रोज बच्चे स्कूल छोड़ने जाते हैं। ठीक है, स्थिति आप देख सकते हैं। पहले पैदल चलने की जगह मिल जाया करती थी, अब पैदल चलने की भी जगह नहीं है। पानी के अंदर ये नजर नहीं आता गड्ढा कहाँ है। कई बंदे इसमें गिर भी चुके हैं। लोगों का आरोप है कि वे कई बार इसकी शिकायत प्रशासन को कर चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। मैं 7-8 साल से इतना परेशान हूँ। यहाँ पर प्रसादी गली में इतना परेशान हूँ। खूब कंप्लेंट दे ली मैंने, 112 नंबर पे कंप्लेंट मैंने कर ली और अफसरों के पास भी चला गया, लेकिन पता नहीं क्या स्पेशल मेरे से ही चिढ़ा है या मेरे गांव वालों से चिढ़ा है। धरना प्रदर्शन भी करके देख लिया, उससे भी कोई सॉर्ट आउट नहीं हो रहा। अब तो ये विधायक और जो और भी कोई प्रतिनिधि हैं उनके हाथ में है, वो क्या कराना चाहते हैं। अभी 5-6 महीने बाद इलेक्शन आने वाले हैं, सारे नेता घूमेंगे। अब कई जगह सड़कें टूटी हुई हैं, कई एक्सीडेंट हो चुके हैं, क्योंकि पानी भरने से गड्ढे नहीं दिखाई देते हैं और उससे दुर्घटना घट जाती है। उसकी जिम्मेदारी कौन लेगा? ये जिम्मेदारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं जो हमारे नेताओं को मालूम होना चाहिए। बरसात आ रही है तो उससे पहले ये सुविधाएं का हल निकाल लेना चाहिए था उन्होंने। ये हमारे लिए बड़ी दुखद बात है कि हमारे अपने ही नेता हैं, गांव के पर्सनल गांव के नेता हैं, उसके बावजूद भी हम लोग इतने दुखी हैं। कोटला मुबारकपुर में रहने वाले लोगों को डर है कि बारिश की वजह से आने वाले दिनों में हालात और खराब हो सकते हैं। यहाँ रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आम आदमी को उम्मीद है कि बजट में उन्हें राहत मिलनी चाहिए। आम जनता को राहत देने के लिए सरकार को महंगाई और हेल्थ केयर के बढ़ते खर्च में कंट्रोल करना होगा। केंद्र सरकार इस महीने 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में पंजाब के अमृतसर के में रेस्तरां मालिकों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। रेस्टोरेंट मालिकों का कहना है कि सरकार बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करेगी। बजट से रेस्टोरेंट मालिकों को क्या उम्मीदें हैं, आपको दिखाते हैं एक रिपोर्ट के जरिए। केंद्र सरकार इस महीने 23 जुलाई को बजट पेश करने जा रही है। ऐसे में पंजाब के अमृतसर में रेस्तरां मालिकों को भी इस बजट से काफी उम्मीदें हैं। रेस्तरां मालिकों का कहना है कि सरकार बढ़ती महंगाई को कंट्रोल करेगी। ज्यादातर रेस्तरां मालिक सरकार से पेट्रोल, डीजल और एलपीजी सिलेंडर के रेट कम करने की मांग कर रहे हैं,
ताकि उनके कुछ खर्चे कम हो सकें और वो ग्राहकों को इसका बेनिफिट दे पाएं। रियायत तो ये देनी चाहिए कि पहले तो पेट्रोल की कीमत कम होनी चाहिए, जहाँ से सारा एक्सपेंस शुरू होता है, जहाँ पे महंगाई शुरू हो रही है वहाँ पे इतना महंगा सिस्टम चल रहा है। पेट्रोल का रेट 40, 50, 60, 70, 80, 90, 100 के पास पहुँच गया और डीजल के पास, पहले अब लोग डीजल की गाड़ी खरीदते थे, अब तो सेम ही हो गया, पेट्रोल और डीजल सेम चल रहे हैं। जो सरकार की ओर से बजट आ रहा है, सबसे पहले तो उनको डीजल और पेट्रोल पे ध्यान देना चाहिए, जिसके कारण सारी महंगाई बढ़ती है। और दूसरी बात तो ये जो हम सिलेंडर यूज करते हैं, कमर्शियल हो चाहे जो सा भी हो, उसका रेट कम होना चाहिए। उसका रेट बहुत ज़्यादा बढ़ गया है और अगर हमको कोई बेनिफिट होगा आगे, हम भी गाँव को कुछ बेनिफिट दे पाएंगे, रेट कम कर पाएंगे कुछ आगे से। हम पूरा पे करते हैं टैक्स, प्रॉपर्टी टैक्स, जीएसटी वगैरह सब, और सरकार को भी हमको कुछ बेनिफिट देना चाहिए ना। आइसक्रीम पार्लर चलाने वाले संदीप कुमार का कहना है कि जीएसटी रेट को सभी रेस्तरां पर एक समान किया जाए, अलग अलग ना वसूला जाए। जो बजट इस बार आने वाला है, जिस हिसाब से बीजेपी को सीटें मिली हैं, उसी हिसाब से तो यही नोटिस होता है कि इस बार जो बजट आएगा वो सॉफ्ट आएगा। इसमें मिडिल क्लास, लोअर क्लास के लिए कुछ ना कुछ बेनिफिट जरूर मिलेंगे। कहना यही चाहेंगे कि जो टैक्स का स्लैब है वो सिंपल किया जाए, जो सभी के लिए एक जैसा ही हो। जैसे कहीं पे 5% है, कहीं 9 है, कहीं 12 है, कहीं 18 है। अब हमारा आइसक्रीम पार्लर है, हमारे आइसक्रीम पार्लर पे 28% टैक्स है, जो कि सभी स्लैब में सबसे ज्यादा है। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन लगातार अपना 7वां बजट पेश करने जा रही हैं। ऐसे में रेस्तरां मालिकों को उम्मीद है कि सरकार फास्ट फूड इंडस्ट्री के विकास के लिए कुछ जरूर सोचेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण इस बार लगातार अपना 7वां बजट पेश करेंगी। ऐसे में छात्रों को उम्मीद है कि सरकार हाई एजुकेशन के साथ ही छात्रों को रोजगार के मौके बढ़ाने पर भी फोकस करेगी। छात्र 0% इंटरेस्ट रेट पर एजुकेशन लोन की भी मांग कर रहे हैं। कश्मीर में छात्रों को फीस के कम होने और स्कॉलरशिप बढ़ने की उम्मीद है। देखिए रिपोर्ट। इस महीने 23 जुलाई को पेश होने वाले केंद्रीय बजट से कश्मीर के छात्रों को भी काफी उम्मीदें हैं। कश्मीरी छात्र चाहते हैं कि सरकार फीस के बोझ से उनके परिवार को कुछ राहत दे। छात्रों का कहना है कि बढ़ती फीस और घटती स्कॉलरशिप की वजह से उन्हें और उनके परिवार को काफी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। ऐसे में उन्हें उम्मीद है कि सरकार अपने बजट में बेहतर शिक्षा और स्कूल फीस को कम करने पर फोकस करेगी। एज अ स्टूडेंट अगर मैं कहूँ, बजट शुड बी मोर यूज्ड फॉर गवर्नमेंट कॉलेज एंड स्कूल्स, तो वहाँ पे इंफ्रास्ट्रक्चर और फी स्ट्रक्चर जो होगा वो उसमें थोड़ी इम्प्रूवमेंट लानी पड़ेगी। एज अ फी स्ट्रक्चर मतलब फ़ी कम होनी चाहिए फॉर पीपल, सो दैट एजुकेशन सबको मिलनी चाहिए। और मतलब जो विलेजेस वगैरह में रहते हैं, जो रूरल एरियाज़ में उधर रहते हैं, तो उनके लिए स्कॉलरशिप्स भी होनी चाहिए ताकि एजुकेशन उन सबको मिल सके। छात्रों को उम्मीद है कि हाई एजुकेशन सेक्टर के लिए भी बजट में प्रावधान किया जाएगा। इसके अलावा दूर दराज के इलाकों में ज्यादा स्कूल कॉलेज बनाने की मांग पर भी सरकार विचार करेगी, ताकि उन्हें पढ़ाई के लिए अपने गांव से दूर शहर का रुख ना करना पड़े। स्टूडेंट जिन्होंने ड्रॉप कर चुके हैं, मतलब जिनके 500 प्लस या 600 तक मार्क्स आ चुके हैं, तो उनके लिए गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि उनको मतलब कि अगर वो इधर आके कोचिंग कर रहे हैं तो उनको 50% या 60% कंसेशन मिले, बल्कि ताकि वो क्या बल्कि जो और ऐसी वैसी होनी चाहिए कि ताकि जो गरीब बच्चा है, बल्कि जिसको इतना नहीं है कि वो 2 लाख भर के या क्या कर सके, ये कोचिंग कर सके, वो उसके लिए भी गवर्नमेंट को पॉलिसीज़ लानी चाहिए कि वो 10-20 हज़ार में ताकि कोचिंग कर सके। और जो बच्चे मतलब कि ड्रॉपर्स हैं, उनके लिए गवर्नमेंट को चाहिए कि उनको दूसरा मौका साल में ही दिया जाए। छात्र 0% इंटरेस्ट रेट पर एजुकेशन लोन की भी मांग कर रहे हैं। उनका कहना है कि मौजूदा ब्याज दरें काफी ज्यादा हैं, जिसे वहन कर पाना कई परिवारों के लिए मुश्किल है। एजुकेशन जो है वो बहुत ज्यादा ये हुआ है, बहुत ज्यादा कॉस्टली पड़ रहा है अभी ये हमें एजुकेशन, तो इस वजह से हमें ये स्कॉलरशिप्स मिलनी चाहिए और जो हमारा जो इंफ्रास्ट्रक्चर है वो अच्छा होना चाहिए, और वो सबसे बड़ी बात कि हॉस्टल फैसिलिटीज होनी चाहिए, क्योंकि बहुत सारे बच्चे जो बहुत दूर से आते हैं तो उसके लिए हमें हॉस्टल फैसिलिटीज अच्छे से होनी चाहिए। ऐसे सारे बच्चे एक ही बैकग्राउंड से नहीं आते हैं। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन इस बार लगातार अपना 7वां बजट पेश करेंगी।
ऐसे में छात्रों को उम्मीद है कि सरकार हाई एजुकेशन के साथ ही छात्रों को रोजगार के मौके बढ़ाने पर भी फोकस करेगी। इस स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का सारथी।